हेलो गाइस, आज की हमारी बुक है थॉट ऑन पाकिस्तान, जिसको लिखा है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, और ये बुक उन्होंने पब्लिश की थी 1941। इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट को अगर देखें तो इसमें पार्ट 1 है मुस्लिम केस फॉर पाकिस्तान। ऑफ कोर्स ये बुक उस समय में लिखी गई है जब ये डिस्कशन चल रहा था पूरे कंट्री में कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। पार्ट 1 है इनका मुस्लिम केस फॉर पाकिस्तान, जिसके 3 चैप्टर्स हैं, और सेकेंड पार्ट है हिंदू केस अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसके अगेन 3 चैप्टर्स हैं। पार्ट 3 है व्हाट इफ नॉट पाकिस्तान। इसमें जो चैप्टर 5 है पार्ट 2 का, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, वीकनिंग ऑफ द डिफेंसेस। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जो इनका चैप्टर है 5, वीकनिंग ऑफ द डिफेंसेस, इसमें इन्होंने बेसिकली 3 क्वेश्चंस को डील किया है। फर्स्ट है क्वेश्चन ऑफ फ्रंटियर्स, सेकेंड है क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज, एंड थर्ड है क्वेश्चन ऑफ आर्म फोर्सेस। इसमें इन्होंने पहले जो 2 क्वेश्चंस को डील किया है, हम फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे, हम सीधे थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ आर्म फोर्सेस। गाइस, एज ए इंडियन हम सभी ने अपनी हिस्ट्री की बुक में कभी ना कभी साइमन कमीशन का नाम सुना ही होगा। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट उस समय आई थी, उसको अम्बेडकर साहब ने इस समय कोट किया है यहाँ पे अपनी बुक में, और उन्होंने ये कहा है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट का पार्ट था इंडियन डिफेंस प्रॉब्लम, उसमें साइमन कमीशन ने ये कोट किया है कि इंडिया का कुछ स्पेशल पार्ट्स थे, कुछ एरियाज थे जहाँ से सबसे ज़्यादा आर्मी की रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा आई ओपनिंग प्लेस है वो है पंजाब प्रोविंस, जहाँ से आप देख सकते हैं कि 86,000 नंबर ऑफ रिक्रूट्स थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही रीजन से रिक्रूट किया गया था। लेकिन अगर हम बाकी के एरियाज़ को देखें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से रिक्रूटमेंट का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा कम है। टोटल रिक्रूटमेंट हुई है 1,58,000, लेकिन पंजाब रीजन से अलोन 86,000 की रिक्रूटमेंट है। ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटमेंट रही है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइमन कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये कहा है कि ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है, बहुत नेचुरल है, और नेचुरल का मतलब है कि ये टोटल फेयर प्रैक्टिस है। साथ में इसको प्रूफ करने के लिए उसने ग्रेट वॉर का मतलब है, ये बात हो रही है रिवॉल्ट 1857 की, कि उस समय में जो रिक्रूटमेंट हुए थे उसकी फिगर दे करके इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। अगर इस फिगर को हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोविंस, साथ में कॉम्बेटेंट एक रिक्रूटमेंट और नॉन कॉम्बेटेंट रिक्रूटमेंट्स। हम ये मानते हैं कि कॉम्बेटेंट रिक्रूटमेंट्स इज़ द रियल रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी। जो नॉन कॉम्बेटेंट फोर्स है उसको फोर्स कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में हमें ये अनफेयर प्रैक्टिस दिख जाती है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि बाकी सारे एरियाज़ में जो रिक्रूटमेंट के नंबर्स हैं और पंजाब, स्पेशली पंजाब प्रोविंस का जो रिक्रूटमेंट का नंबर है वो कितना ज़्यादा डिफरेंस करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इसमें। तो इसको इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जो कि कहीं से भी जस्टिफिएबल दिखता नहीं है। चलिए हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ही एक बार नज़र में रख लेते हैं। तो हम जिसे साइमन कमीशन रिपोर्ट कहते हैं, वो उस ज़माने में एक्चुअल जो उसका नाम था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वॉल्यूम 1 रिपोर्ट, और इसमें बहुत डिटेल में इसको सर्वे किया गया था और बहुत से चैप्टर्स हैं। स्टार्ट इन्होंने कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम से स्टार्ट किया है, प्रिलिमिनरी है, रिलीजियस मैटर है, कास्ट मैटर है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, और सारे चैप्टर्स को डील करने के बाद इनका जो 10th चैप्टर है वो है आर्मी इन इंडिया। इसका जो 3rd पार्ट है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इन्होंने लिखी हैं, जो बाबा साहब ने कोट किया है अपनी बुक में, वो उन्होंने साइमन कमीशन की इसी पार्ट से ली है। इस पार्ट को अगर हम रीड करते हैं तो एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम में हमारी कंट्री में रेशियल डिफरेंसेस करने की कोशिश की थी। वो इस तरह से कि उन्होंने डिफरेंशिएट किए था, ये मार्शियल रेसेस हैं और ये नॉन मार्शियल रेसेस हैं। और वो रेस ऐसा नहीं था कि किसी ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने देखा हो कि भाई हर इंडिया के हर पार्ट में ऐसी कोई रेसेस हैं, नहीं। कुछ खास प्रोविंस थे जिसको उन्होंने माना था कि इस प्रोविंस में ही मार्शियल रेसेस मिलती हैं, बाकी प्रोविंस में तो मिलती ही नहीं है।
इस हिसाब से उन्होंने जो रिक्रूटमेंट करी थी उससे ये सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस आई हैं। इन्होंने इसके लिए मैप भी दिया हुआ है, स्केच भी दिया हुआ है मैप का, कि आप देख सकते हैं कि मैप में भी अगर आप देखेंगे तो जो पंजाब प्रोविंस है उसमें 1929 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 86,000 है और वो कम नहीं है। अगर हम इसको पॉपुलेशन वाइज देखें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर अगर हम देखें तो उस समय बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो 45 मिलियन थी, लेकिन जो कॉम्बेटेंट फोर्स रिक्रूट की गई थी वो सिर्फ 7,000 है। वेयर एज अगर पंजाब की हम बात करें तो उसकी जो पॉपुलेशन थी उस समय वो ओनली 20 मिलियन थी, लेकिन उनका जो रिक्रूटमेंट है वो आप देख सकते हैं 3,49,000 है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा अनफेयर डिफरेंस है। 45 मिलियन पॉपुलेशन में से आपको सिर्फ 7,000 रिक्रूटमेंट करी और 20 मिलियन पॉपुलेशन में से आपने 3,49,000 की रिक्रूटमेंट करी है। ये तो पूरी तरह से जस्टिफिएबल ही नहीं है। उनका ये मानना है कि भाई ये पंजाब में ही सारे मार्शल जो है रेसेस मिलते हैं, बाकी ऑल ओवर कंट्री में तो मार्शल रेसेस हैं ही नहीं। तो साइमन कमीशन की ये जो रिपोर्ट है इसी को अम्बेडकर साहब ने अपनी इस बुक में कोट किया है। चलिए अब हम अपनी ओरिजिनल बुक पे वापस आ जाते हैं। यहाँ इस बुक में बाबा साहब ने साइमन कमीशन की ये जो रिपोर्ट है उसको एक्सप्लेन करते हुए ये क्वेश्चन रेस किया है कि अभी तक ब्रिटिश जिस तरीके से रिक्रूटमेंट कर रही थी उसमें ब्रिटिशर्स ने मोस्टली उन एरियाज से कॉम्बेटेंट फोर्सेस को रिक्रूट किया है जो एरिया डिवाइड होने के बाद पाकिस्तान की में इंक्लूड हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? ये बेसिक क्वेश्चन है जो बाबा साहब ने यहाँ पे रेस किया है। अगले पैराग्राफ में बाबा साहब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडियंस में कोई डिफेक्ट था, बट ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसी ही अपना रखी थी जिसकी वजह से ये अनफेयर प्रैक्टिस हो रही थी। सो सवाल ये उठता है कि ऐसे अनफेयर प्रैक्टिस की ज़रूरत क्यों थी? तो बाबा साहब ने एक राइटर को यहाँ कोट किया है, मिस्टर चौधरी। आई एम सॉरी, मुझे मिस्टर चौधरी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इनकी कोई बुक मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं उनको आपके सामने रख नहीं पा रहा हूँ। बट बाबा साहब के कोट के हिसाब से ही मैं आगे चलूँगा कि मिस्टर चौधरी ने उनके हिसाब से बहुत रिसर्च कर रखा था इसके ऊपर, जिसको उन्होंने अपना एक बेस बनाया है अपने इस पॉइंट को रखने के लिए कि 1857 जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि उस समय 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो ये जो अनफेयर प्रैक्टिस है वो इस रिवॉल्ट के बाद शुरू की गई है। तो सवाल ये अगेन उठता है कि ऐसा क्या हुआ था 1857 में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिस में चली गई? तो उसका जवाब मिलता है कि इन ईयर 1879 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल आर्मी कमेटी अपॉइंट करी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी सारी फाइंड आउट करने के बाद कि 1857 का रिवॉल्ट के रीज़न क्या थे और उसमें उनके हेल्पर्स कौन थे और किसने उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में उनकी मदद की है। तो 1857 के टाइम में जो प्रोविंशियल आर्मी रिवॉल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी बंगाल प्रोविंस की आर्मी, और अवध की जो प्रोविंस की आर्मी है वो सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जो पंजाब प्रोविंस की आर्मी थी या बंगाल में वो साइड जो पाकिस्तान में जाने वाला था, उस तरफ की जो आर्मीज थी वो उन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में काफ़ी मदद करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इस जो 1879 में जो स्पेशल आर्मी कमेटी थी उसके रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को पहले एक प्लान डिवाइस किया और कंट्री को मार्शल और नॉन मार्शल क्लास की थ्योरी दी। उस थ्योरी से उन्होंने जस्टिफाई किया बाद में कि वो इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। सो उन्होंने उन एरियाज में अपने रिक्रूटमेंट बढ़ा दिए जिन एरियाज की प्रोविंशियल आर्मीज ने उनको हेल्प करी थी 1857 का रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। सो कंक्लूजन ये निकाला गया है कि म्यूटिनी ऑफ 1857 ही वो टाइम था जिसके बाद से इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है और इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें ये है कि एक टेबल है। टेबल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द इंडियन इन्फेंट्री परसेंटेज ऑफ मेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। आप अगर इस टेबल को देखें तो आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज ईयर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिक्रूटमेंट है और नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया या बर्मा में जो रिक्रूटमेंट है वो किस तरह से चेंज हुआ है।
अब आप देखिए कि ईयर 1856 में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रिक्रूटमेंट है वो लेस देन 10 है और नेपाल कुआं में तो वो 0 है। और जब आप इसी चीज़ को नॉर्थ ईस्ट यूपी बिहार के साइड में देखते हैं तो ये 90% है, 90% का रिक्रूटमेंट है। साउथ इंडिया में ये नहीं है, बर्मा में भी नहीं है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया है, मतलब मीन्स 1856 है, अगले ही साल रिवॉल्ट हुआ है। उसके बाद आप सीधा आ जाइए 1883 या 1858 में देख लीजिए। 1858 में ये ड्रास्टिक चेंज हो गया है। नॉर्थ वेस्ट में रिक्रूटमेंट बढ़नी चालू हो गई है ईयर बाय ईयर, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यूपी बिहार, इन सब साइड में धीरे धीरे रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट 11% तक चली गई है। सो ये जो चेंज है ये आप इस डाटा से भी देख सकते हैं कि ये चेंज कितना ड्रास्टिक चेंज है। तो अभी तक हमने जो भी समझा है उसे अगर कंक्लूड करें तो वो ये है कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस की आर्मीज थी, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया, लखनऊ हो गया, इन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवॉल्ट में। इनको काउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब प्रोविंस से बहुत ही हैवी रिक्रूटमेंट करी थी और उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प करी थी सप्रेस करने में 1857 के रिवॉल्ट को। सो ये तो हो गया मेन पार्ट कि ये अनफेयर प्रैक्टिस कहाँ से चालू हुई, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को जिन्होंने हेल्प करी थी उनको अनड्यू फेवर देना चालू। अब चूंकि इंडिया एक कम्युनल ग्राउंड पे डिवाइड हो रहा है जिसकी डिबेट चल रही है, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी था कि जो आर्मी की रिक्रूटमेंट इतनी भारी मात्रा में किसी एक प्रोविंस से हुई है जिसका बहुत सा पार्ट पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, उसमें कम्युनल ग्राउंड क्या है रिक्रूटमेंट की। क्योंकि अगर वो मुस्लिम्स हैं तो जाहिर सी बात है उनकी टेंडेंसी ज़्यादातर पाकिस्तान में ही जाने की होगी। ऐसी कंडीशन में इंडिया अपना डिफेंस कैसे करेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको बाबा साहब ने उस समय रेस किया है। चलिए अब हम टेबल ऑफ कंपैरिजन को देख लेते हैं। कम्युनल कंपोजिशन क्या रहा था उस समय। तो आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे पंजाब का है, जिसका परसेंटेज रिक्रूटमेंट 1914 में 47 था और ये 1930 आते आते ऑलमोस्ट 60% हो गया। वेयर एज जो दूसरा सेकेंड मोस्ट रिक्रूटमेंट है वो नेपाल कुमाऊं गढ़वाल में गुड़ खास का था, जो 15 to 22% हुआ। यही दो ऐसे पार्ट हैं जो इंक्रीज किए गए हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे। वेयर एज अगर अपर इंडिया की बात करें तो 22 to 11% घट गया है ये ऑलमोस्ट 50% से, और साउदर्न इंडिया की बात करें तो 16 to 5.5% पे आ गया, जो कि 50% से भी ज़्यादा कम है। अब पंजाब में जो कि 47 से 58% हो गया है रिक्रूटमेंट 1914 से लेकर के 1930 के ड्यूरेशन में। इसमें ज़रा कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें जो 6 की कंपोजिशन थी वो 19% थी। वेयर एज जो पंजाबी मुसलमान और पठान हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट है ओवरऑल वो 17% है, और इसी को अगर हम 1930 में चले जाते हैं तो ये कंपोजिशन आपकी हो जाती है सिख की हो जाती है 13 ऑलमोस्ट 14%, और पंजाबी मुसलमान और पठान की रिक्रूटमेंट है ऑलमोस्ट 30%। तो 58% का 30% मुस्लिम पॉपुलेशन पंजाब में, और ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो 100 में से 30% सिर्फ पंजाबी मुसलमान और पठान इंक्लूडेड है, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान की ही साइड जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वहीं पे है, उनका रहना वहीं पे है, उनकी फैमिली वहीं पे है, तो वो इंडिया में क्यों रुकेंगे या इंडिया क्यों आएंगे जब उनको वही चीज़ पाकिस्तान में भी मिलेगी, वो भी एक नई कंट्री बनने वाली थी। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा। इनके अगेंस्ट में अगर कोई दिखाई दिया जिसका रिक्रूटमेंट बढ़ाया तो वो सिर्फ गुरखास थे। वेयर एज अगर हम मुस्लिम्स की बात करें अपर इंडिया के रीजन में, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो 4% जिनका रिक्रूटमेंट था 1914 में, वो नील हो गया, उनका रिक्रूटमेंट बंद कर दिया। 1857 की क्रांति के पहले जो रिक्रूटमेंट थी आर्मी में वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट यानी पंजाब प्रोविंस की तरफ से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, जबकि 1857 की क्रांति के बाद अगर हम 1858 के साल का डाटा देखें तो उसमें जो इनकी आर्मी में रिक्रूटमेंट है वो मोस्ट डोमिनेंट पोजीशन में दिखाई देती है। तो हम आगे अगर आते हैं तो हमें ये चीज़ दिखती है कि बाबा साहब ने जो कोट किया हुआ है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और बाबा साहब की जो किताब ये पब्लिश हुई है, इसके बीच में लगभग 10 साल का गैप है।
इस गैप के ड्यूरेशन में वापस आपका ये कहना है कि एक नेचुरल टेंडेंसी आ गई लोगों के बीच में जो पंजाब प्रोविंस के थे, क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी और एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आर्मी में जाने के लिए। तो ये एक ऑक्यूपेशनल उनका टेंडेंसी बन गई, एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई कि अगर फादर आर्मी की जॉब में जा रहा है और इजीली उसको जॉब अवेलेबल हो रही है, तो उसके जो कमिंग जनरेशन है वो भी इसी बारे में सोच रहे थे कि वो भी आर्मी में जाएंगे। शायद यही रीज़न है कि पंजाब के रीजन से आज भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्मी की रिक्रूटमेंट में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वेयर एज अगर आप बंगाल, यूपी और बिहार की बात करें तो उस ज़माने में चूंकि उनका आर्मी में रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट बहुत कम और नेग्लिजिबल लेवल पे कर दिया गया था, तो उन्होंने दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखना चालू कर दिया, जैसे आर्मी के अलावा बाकी जो सरकारी जॉब हैं उनमें जाने की कोशिश करना। यही वजह है कि आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार और यूपी, इन 3 स्टेट्स में मोस्टली लोग सरकारी जॉब में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये 150 साल की जो एक साइकोलॉजी डेवलप हुई है इस कंट्री में कि पंजाब से ज़्यादातर रिक्रूटमेंट लोग आर्मी में ही जाना चाहते हैं, और जो यूपी, बिहार और बंगाल का रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी में ही जाना चाहते हैं। ये एक साइकोलॉजी उस ज़माने से डेवलप हुई है जिसमें लोगों को सिक्योरिटी और करियर चाहिए था, और जहाँ से उनको ईजिली अवेलेबल हुआ उस एरिया में वो जाने लगे। सो ये भी एक बात है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही जस्टिफिएबल बात लगती है। सो गाइज, आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और चैनल को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।